फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ट्रम्प ने इंडिया के साथ साथ अपने अमेरिका में एक भूचाल मचा दिया है। उन्होंने H1B वीजा करके जो एक स्कीम है उस पर जो आज से 28 सितंबर से यानी कि 28 सितंबर 2025 से उन पर जो फी है वो लगा दिया है $1 लाख पर एप्लीकेशन। दैट मीन्स अभी जो थी वो $1,000 थी, $10,000 थी, उसमें से वो कर दिया है 1 लाख। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है जो यूएस प्लस जो वर्ल्ड इकोनॉमीज में खास करके जो आईटी पे डिपेंडेंट है उसमें बड़ा भूचाल आने वाला है। हालांकि भूचाल इन द सेंस कि जो यूएस डोमिनेंट एक्सपोर्ट रहता था वहां पे जो माइग्रेशन होता था उस पर अब कैप लगाने की एक यू कैन से कि स्ट्रेटजी है डोनाल्ड ट्रंप की। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू पर अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कि इसका इम्पैक्ट किस पर होगा। तो उससे पहले ये समझते हैं कि भाई H1B वीजा है क्या। तो 1990s में अमेरिका में एक लॉज आया था कि भाई वहां के जो लोग हैं उसको डिमांड सप्लाई के अनुसार जो स्किल्ड वर्कफोर्स जो होती थी, टेम्पररी स्किल्ड वर्कफोर्स, वो नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए वो लोगों ने लॉस बनाया कि भाई हम लोग जो है पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी जो स्किल्ड पर्सन होता है स्टेम में, मतलब इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, मेडिकल में, किसी में भी, सोशल साइंस में, वो लोगों को हम यहाँ पे इन्वाइट करेंगे और यहाँ पे उनको जॉब देंगे ताकि वो अमेरिका के कंट्रीब्यूशन में वो अपने योगदान दें। सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब उसके बाद क्या होने लगा कि से फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट को यूएस में अगर एक डेटा इंजीनियर को हायर करना है तो से फॉर एग्जांपल उसको पर आवर का देना पड़ता है $300, $300 पर आवर, से फॉर एग्जांपल। ओके, अब क्या होता है, यहाँ चाइना से, इंडिया से या कहीं और यूरोपियन कंट्री से किसी को हायर कर लो और वो $300 पर आवर का जो रेट था यहाँ उसको लाके उसको बोलेंगे कि हम तुम्हें देंगे $40, $50। ओके, सो कहाँ $300 था और कहाँ पे 30 से लेकर $50, यानी कि मोटा मोटा आप मान के चलो तो 70 to 90% कॉस्ट रिडक्शन होता है। तो ये लोगों ने ये आईटी जो जितने भी आईटी इंडस्ट्री, आईटी कंपनीज है, जैसे कि मान लो कि विप्रो है, टीसीएस है, ठीक है, कैपजेमिनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, सभी के सभी ने क्या किया कि ये जो H1B वीजा का रूट लेके जो टॉप नॉच प्रोफेशनल्स होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से उसमें उसको उठा के अमेरिका में उसको इनवाइट करते थे और यहाँ वहां पे अपना काम करवाते थे। और हर साल सालाना करीब करीब, इंडिया की बात करें तो उसमें 3 लाख एप्लीकेशन में से मोस्ट प्रॉब्ली 2,70,000 के आसपास जो एप्लीकेशन होती थी वो इंडियंस की होती थी। यानी कि वो इतने सारे इंडियंस हर साल यूएस माइग्रेट होते थे। ओके, अब ये ट्रंप ने उस पर जो $1 लाख पर एप्लीकेशन की जो फीस लगा दी है, जो 10,000 थी उसमें से। तो इससे क्या होगा कि जो वहां यूएस में जाने वाला जो माइग्रेंट क्लाउड जो है ऑफिशियली जो जाते थे वो एक बंद होगा। बट इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ कि बैक एंड में कैसा वो चेंज चलता था। तो ट्रम्प की ये सोच है कि भाई हम इतने सारे 3 लाख मतलब जो वर्कर्स है, वर्कफोर्स, हर साल हम क्यों बाहर से सो कॉल्ड इंपोर्ट करें, उनको अमेरिका में बुलाए, बिठाए और हमारी इकोनॉमी में योगदान दें। हम क्यों करें, हमारे पास तो ऑलरेडी है तो उसका यूज करें। ठीक है, आप उसका यूज करो। अब प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, वहां पे जो बैठा हुआ है जो वर्क फोर्सेस है वो लोगों का कैसा मानना है कि भाई जैसे मैंने पहले बताया कि $200 $300 पर आवर का रेट मुझे चाहिए, अगर नहीं दिया तो मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ थिंग्स उसका माइंडसेट है। तो इसकी वजह से कंपनी का जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, ये सब पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये सभी पर इम्पैक्ट बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट होने वाला है। तो उसे जो उनका जो बाहर के देशों से जो इनवाइट करता था कैंडिडेट्स यूएस के लिए, वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। और जो टॉप नॉच होते हैं जैसे कि सीईओ, ओके, एमडी काइंड ऑफ थिंग्स, वो लेवल के जो कैंडिडेट होंगे वही यूएस में जा पाएंगे। अदरवाइज सोचो कि भाई नॉर्मल मान लो कि एक एआई इंजीनियर है जिसको यूएस में 120 के यूएसडी मिल रहा है, ओके, और इंडिया में मिल रहा है उसको मुश्किल से 30 लाख। ओके,
30 से 40 लाख। तो अगर वो वहां पे माइग्रेट होते हैं तो वहां पे मान लो उसको 140 के $1,40,000 देते हैं, सिर्फ फॉर एग्जांपल एक एक्स आईटी कंपनी देती है, और वो आईटी कंपनी को एडिशनली सिर्फ $10,000 देना था। यानी कि उसको यहाँ से इन्वाइट किया वो कैंडिडेट कितने में मिलेगा, 150 के $1,50,000। ओके, गॉट इट। नाउ अब क्या होगा कि वो जो कैंडिडेट था, अगर वो यूएस में इन्वाइट करते हैं तो 140 का कैंडिडेट जो उसकी पर एनम की जो सैलरी होगी वो होगा 240 का कैंडिडेट। ओके, तो उसका जो 90% कॉस्ट बढ़ गया, जो $10,000 में वो निपटाते थे यूएस की कंपनी, वो अब होगा $1,00,000। तो 90% मतलब वो नॉट 90%, $90,000 बढ़ गया, यानी कि 9x बढ़ गया। ओके, प्राइस बढ़ गया 9x। तो अब उसके चक्कर में वो ये अवॉइड करेंगे कि भाई अब हमें वहां से नहीं मंगवाना है। तो अब इसका हिट कहाँ पे होगा, ये जो टेक कंपनीज जो है उसकी हिट जो होगी वो फील होगी इनोवेशन में यूएस में, क्योंकि अगर यूएस के पास सफिशिएंट इनोवेटिव क्राउड होता तो हर साल मंगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती बाहरी देशों से, और नहीं है तो उसके चक्कर में अब उसको डोमेस्टिक का जो इनोवेशन होगी वहां पे उसको आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे कॉस्ट कटिंग आ सकता है। दूसरी बात कि ये तो हमने एक पहलू बताया। अगर आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसको पता है कि मेरा जो डोमिनेंस है अभी सिर्फ 3 साल का है। ओके, और मैं जो यूएस का सेकंड टाइम प्रेसिडेंट चुन के आया हूँ उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है सोशल मीडिया की। और वो आपने अगर देखा होगा कि जनवरी में ट्रम्प और एलन मस्क जैसे दो गुजरे हुए जमाने के पुराने दोस्त थे जो एक साथ मिल गए, और ट्रम्प ने तो एलन मस्क को तो अपनी जो गवर्नेंस कमेटी थी गवर्नमेंट में भी इन्वाइट किया था। फिर धीरे धीरे दोनों का मोह एक दूसरे से डिटैच होने लगा और कंप्लीटली दोनों फ्रैक्चर मोमेंट में निकल गए। अब दोनों के बीच में कोई ऑफिशियल नाता नहीं है। दोनों के बीच में हालांकि बहुत फाइट हुई थी। वो किस वजह से फाइट हुई थी कि ये जो इमिग्रेंट का जो इश्यूज है उसको क्रैक डाउन करने में। अब डोनाल्ड ट्रंप उसी पर उतर आया है कि भाई इमिग्रेंट चाहे लीगली आया हो और इलीगली आया हो सब पर टूट पड़ो, जबकि इलन मस्क का ऐसा था कि जो इलीगल माइग्रेंट आ रहे हैं आप उसी को फोकस करो। ठीक है, जैसे मैक्सिकन बॉर्डर से साउदर्न अमेरिकन बॉर्डर से हर लाखों लोग आ रहे हैं यूएस में, तो उसका वो कॉन्सेप्ट है कि उस पर फोकस करना है। ठीक है, और इसका ट्रम्प का है कि भाई हम सभी के लिए दरवाजा बंद कर देना है, मतलब मेरे देश में कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऑफ कोर्स अच्छी बात है, आपका देश है, आपको किसी को भी इनवाइट नहीं करना है, किसी को भी इमिग्रेंट लीगली तरीके से आपको आने नहीं देना है, आप मत आने दो। ठीक है, आप अपने हिसाब से जितने भी 24 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ जितने भी अमेरिकन है आप अपने हिसाब से ग्रो करो, आगे बढ़ो। ओके, नो वरीज। बट बिहाइंड द लाइन क्या होता था कि जो H1B वीजा है उसमें बहुत सारे फ्रॉड होते थे। कैसे होते थे, जैसे कि से फॉर एग्जांपल काफी सारी कंपनियां जो थी वो माइग्रेंट लेबर के तौर पर लेबल ऐसा होता था कि भाई स्किल वर्कर हायर कर रहे, बट वहां जाके पता चला कि भाई 1-2 साल भी नहीं 1-2 महीना रहा वो कंसर्न बंदा और फिर अमेरिका में गायब हो गया। ओके, तो यहाँ से उसके दलाल जो होते थे जैसे अलग अलग देशों में से, तो वहां से वो लोग बड़ी खासी रकम उसके पास से लेते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ 10,000 की फी होती है H1B वीजा की। ठीक है, और कंपनी वाले उसके पास से ले लेते थे $50,000 $60,000 जो भी होता था। ठीक है, और वो वहाँ एक कैंडिडेट को वहां से लेके यहाँ पे डंप कर देते थे यूएस में अंडर द H1B वीजा। ओके, और वहां आने के बाद वो छुमंतर हो जाता था। फिर ऐसे बहुत सारे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे उसको ऑफिशियल कंपनी के थ्रू वहां पे डंप करने का एक कार्टेल बन गया था। आप सोचो कि सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ 1 लाख लोग आते हैं सर। ओके, और 1 लाख लोगों के पास से मान के चलो कम से कम वो $50,000 लेते हैं। ठीक है, अगर 1 लाख में लोगों के पास से $50,000 के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, तो कितना इसमें जो कार्टेल जो है वो कितना इसमें से पैसे कमाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं था कि भाई यहाँ से कैंडिडेट भेजा तो वो कैंडिडेट वहां पे कितनी देर तक चिपका रहेगा एक ही कंपनी में, नो गारंटीज। वहां जाके दूसरी कंपनी में ले लिया, तीसरी कंपनी में ले लिया, तो ऐसा मूवमेंट होता था। तो इसके चलते बहुत सारे यू कह सकते हैं कि इमिग्रेशन फ्रॉड चल रहा था।
और ऑफ कोर्स वो फ्रॉड विजिबल नहीं था, बट ऑल जो थे हो सकता है उसमें से मतलब 30% एप्लीकेशन जो होती है, ठीक है, और उसमें ऐसा ऑब्जर्व किया गया और बाकी जेन्युइन होगा एप्लीकेशन। तो मतलब मोटा मोटा 30% दैट वाज अप्रोक्सीमेट नंबर्स। ओके, सो वो ऑफिशियल चैनल से जाते हैं। नाउ इट कम्स टू द पार्ट कि यूएस गवर्नमेंट, जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उसके पास जो एग्जिस्टिंग इमिग्रेंट क्राइसिस है वहां उसको डील करने की भी उसमें दिलचस्पी थोड़ी कम लग रही है। और जो ऑफिशियल चैनल से जो आते हैं खास करके एशियन कंट्रीज से, तो उसमें ज्यादा दिलचस्पी रहती है। और शायद काफी लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये जो ट्रम्प की जो है मास्टर स्ट्रोक है। से फॉर एग्जांपल मैं अभी अगर आपको दिखाऊं तो Trump signed a proclamation imposing $100,000 annual H-1B वीजा फीस, यानी कि उसने H-1B वीजा फीस में $1 लाख की कर दिया। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक गिफ्ट है, जैसे कि एक्स यूजर बोल रहा है। सेम आप यहाँ पे देखो एक ग्राफ पे, तो एक वॉल स्ट्रीट मैप करके जो है इसमें ये बता रहा है कि भाई ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो अटैक किया है H-1B वीजा स्कीम पे, तो वो है चाइनीज लोगों को क्रैप करने के लिए। तो ये जो है ग्राफिक्स के हिसाब से 72% इंडियंस जो है H-1B वीजा के थ्रू आते हैं, चाइनीज आते हैं मुश्किल से 12%। तो मीडिया जो ट्विटर पर बहुत सारा ऐसे देखने को मिलता है कि ये जो अटैक है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और इसमें मैं अगर मेरा ऑब्जर्वेशन दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो H-1B वीजा का जो डोनाल्ड ट्रंप का जो है रवैया, उसमें बहुत सारे पहलू है, सिर्फ एक ही पहलू नहीं। तो सबसे बड़ा पहलू है कि भी अगर आप उसका माइंडसेट देखो तो उसका ऐसा है कि भाई मैं जो बोलूं बस दुनिया को वही डिलीवर करना है, वही फॉलो करना है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने मई से लेकर अभी तक करीब करीब 40 से ज्यादा बार बोल दिया कि भी मैंने ही इंडिया पाकिस्तान के बीच में संधि करवाई, मतलब दोनों के बीच में पीस डील ब्रोकर करवाई। अब सदियों से आप देखो तो आपको पता चलेगा कि भी ये जो भारत और पाकिस्तान का जो इश्यूज है ना, वो एक कंट्री का इश्यूज नहीं है, वो एक मेंटालिटी का इश्यूज है जो 7वीं सदी से शुरू हुआ था। और 47 के बाद अगर आप किसी भी कॉन्फ्लिक्टेड नेशन की बाउंड्री देखो तो ज्यादातर आपको दो प्लेस पर ऐसा दिखेगा कि 2 से 3 फ्रंट पर कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और अभी भी कंटिन्यू है। एक है इंडिया पाकिस्तान, दूसरा जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, और तीसरा इजराइल वर्सेस अरब स्प्रिंग्स। ओके, और ये सब में जो आपको विलन दिखेगा वो जिसकी भी एंट्री से ये इन्फ्लुएंस होगा वो है यूएसए। जैसे आप अरब देश में इजराइल वर्सेस रेस्ट ऑफ देख लो, तो वहाँ 47 से लेकर अभी तक बहुत सारी टर्मोइल्स हुए और उसमें कॉमन फैक्टर दिखा गया है यूएस। इंडिया पाकिस्तान में भी आप कॉमन फैक्टर देखेंगे कि ये रहेगा यूएसए। क्यों? क्योंकि जब मई में इंडिया पाकिस्तान के बाद पहला पहलगाम के बाद जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यूएस के जो एसेट्स थे उस पर इंडिया ने अटैक किए थे। हालांकि इंडिया को पता नहीं था कि ये न्यूक्लियर एसेट्स है अमेरिका के जो पाकिस्तान में पड़े हुए नूर खान बेस में, तो उसे अमेरिका भड़क गया था। और भड़क गया था मोदी को यूएस ट्रम्प ने बोला होगा कि भाई तुम तो मेरा फ्रेंड हो, तो मैंने बोला तो तुम सीजफायर कर दो। उसको बोला हो जाएगा, बट हुआ नहीं, तो इसलिए उसकी जलती जो थी अपनी क्या बोलते हैं कि पूछ बहुत जल गई है, तो उसके चक्कर में उसने ट्रम्प कार्ड, सोकोल ट्रम्प कार्ड खिला के भाई तुम पर 49% टैरिफ लगा दूंगा। फिर क्या करोगे? 50% टैरिफ लगा दूंगा, फिर क्या करोगे? वो लगा के देखा कि भाई इंडिया जो है वो रशिया का ऑयल खरीदना बंद कर ताकि यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए। अब सबसे ज्यादा वॉर यूक्रेन रशिया के वॉर में मशीनरीज भेज रहा है यूएसए, यूरोप, और सबसे ज्यादा वो क्या बोलते हैं ऑयल खरीद रहा है यूरोप। इंडिया से पहले वो सबसे मतलब नंबर ऑफ रैंकिंग में यूरोप है, फिर इंडिया, फिर चाइना था। और सेम हैकली उसने चाइना के पास करने की बातचीत की, मतलब कोशिश किया, तो वहां से उसको ऐसा ब्लो मिला कि भाई रह चाइना ने बैन कर दिया यूएस एक्सपोर्ट करने का, तो उसके मामले में इसकी बोलती बंद हो गई। तो अब बचा कौन? इंडिया। तो अब इंडिया को ये सरप्राइज करने के लिए
ये कुछ लोग बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे इंडियन जस्ट गॉट न्यू कि भाई 72% इंडियंस जो अप्रोक्सीमेटली 3.25 लाख के आसपास लोग यूएस हर साल जाते हैं, उसके लिए रास्ता बंद हो गया। तो मुझे लगता है एक तरीके से बहुत अच्छा हुआ। अच्छा कैसे हुआ कि भाई वहाँ यूएस में जाते हैं यहाँ के लोग पैसे कमाने के लिए। वहाँ यूएस के जो गवर्नमेंट के तलवे चाटने के लिए कोई नहीं जाता। पहली बात, वहाँ यहाँ से ज्यादा पैसा मिलता है, तो वो लोग वहां पे गए। तो अब क्या होगा वहाँ अगर इंडियंस नहीं जाएंगे? अब डेटा यही बताता है कि अगर डिमांड सप्लाई रिक्वायरमेंट है, अगर डिमांड ज्यादा है और नंबर्स नहीं मिल रहा है, तो लोकली सोर्स करने की कोशिश करेंगे। और लोकली जो मैंने आपको बताया $50 वर्सेस $300 का, ठीक है। अब वो जो वहाँ की जो आईटी सर्विसेज होगी विद इन यूएस की, ठीक है, वो धीरे धीरे बहुत महंगी हो जाएगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल है कि अगर कोई किसी एक को क्लाउड क्लाउड सर्विस की जरूरत पड़ती है, उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, उसमें उसके लिए बहुत सारे टेक्निकल लोगों की जरूरत पड़ती है जो डेटा को मैनेज कर सके, डेटा वायरस बना सके, ठीक है। वहां से अगर वो इंपोर्ट करे, मतलब वहां के लोगों को एम्प्लॉय करके वो काम करेंगे, तो जो काम $1,000 का पड़ता था, वो आप सीधा चेंज होके हो जाएगा सीधा $3,000 से $4,000 का, उससे भी ज्यादा, ठीक है। और सेम नेचर ऑफ जॉब, अगर मान लो कि उनको फिलीपींस में मिल जाता है, इंडिया में मिल जाता है मुश्किल से 2,000 में, ठीक है, 1,500 से $2,000 में मिल जाता है, तो क्या करेगा वहां के जो आईटी कंपनीज होगी, वो आउटसोर्स कर देंगे। ओके, वो आउटसोर्स करके दूसरी कंट्री में भेज देंगे। तो वहां का जो ऑब्जेक्टिव है कि भी वहां के लोगों को जॉब देना है, वो कितने हद तक सही होगा वो तो आने वाले साल में पता चलेगा। बट एक बात का खुलासा कर सकता हूँ कि इसका जो रिपरकशन है, जो टॉप नॉच आईटी कंपनीज की ओर से, वो डेफिनेटली आएगा। और हो सकता है कि उसकी जलन व्हाइट हाउस तक भी महसूस हो, यानी कि उसकी गर्मी व्हाइट हाउस तक भी महसूस हो, और उसकी जो नाराजगी होगी वहां तक भी डेफिनेटली पहुंचेगी। तो ये मेरा अनुमान है। आपका क्या अनुमान है? कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।